स्टार्ट करेंगे ना मैम, 10 से 5 में आएगा, वो 5 से धीरे धीरे कि मेरे को टीचर हर बार ऑब्जर्व करती है, पकड़ लेती है, तो कहीं ना कहीं उसमें चेंजेस आएंगे। अदर देन दिस उसको काउंसल भी करने की जरूरत है मैम। हमें इंडिविजुअल क्लास में उसको पॉइंट आउट करने के साथ साथ सेपरेटली जाके उसको काउंसिल भी करना चाहिए कि बेटा ऐसा करने से मेरी क्लास भी डिस्टर्ब हो रही है, तुम्हारे फ्रेंड्स कुछ ऐसे भी होंगे जिनको घर पे कोई सपोर्ट नहीं मिलती है। व्हेन वी डील विद देम इमोशनली एंड वी कम इन कांटेक्ट विद दीज चिल्ड्रन इमोशनली, पक्का मैम उनमें चेंजेस आएंगे। ये हमने अपने अंदर भी देखा है। हमारी भी एनर्जी को जब चैनलाइज करने की बात आती है, हमारे से कोई दो आराम से प्यार से दो शब्द बोलता है ना, हम लोग भी ढल जाते हैं। तो वो तो बच्चे हैं मैम, वी कैन डू इट फॉर देम। ओके मैम, थैंक गुड, वेरी गुड। तोलाराम, आर यू देयर? वेलकम। निया नाम से जो आईडी है वो प्लीज सामने एक बार बता दे, हु इज ही और शी। एंड जगदीश, आप भी क्वेश्चंस पुट अप करो। एंड मिस्टर तोलाराम, वेलकम हो आप। सर निया, मैं आभा ओके आभा जी जी, सर, ओके लैपटॉप से सर वो एक्सेस किया है ओके। जो आईडी चेंज हो जाती है ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कौशिक, जगदीश, आप भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो। जगदीश और तोलाराम जी को वेलकम है भाई, हमारे फेवरेट को। तोलाराम, सर आभा का ऑलरेडी इंटरव्यू हो गया क्या? इनका जी मैडम मैम, जी मैम, हो गया। आभा, ओके तो ओके। अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, बताइए मैम सबको। एक्सपीरियंस तो देखो, स्टार्टिंग में जब मैं एंटर की तो उन्होंने इंट्रोडक्शन के लिए बोला, तो मैंने इंट्रोडक्शन तो दे दिया। उसके बाद मैम ने एक ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ था डिबेंचर से रिलेटेड, तो उन्होंने कहा ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। और मैं गई और माइंड में वो परसेंटेज था, तो मैं माइंड में परसेंटेज कैलकुलेट कर रही थी। तो मैम ने मुझे एक बार बोला भी, बेटा आप टीचर हो और आप स्टूडेंट नहीं हो। फिर भी मैं उनकी बात नहीं समझ पाई। मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया अच्छे से, राइटिंग तो ठीक ठाक बन गई थी मेरी। फिर सॉल्व कर दिया, मैम ने फिर बोला, हमने कहा अच्छा मैम ठीक है, मैं समझ गई आप क्या बोल रहे थे। फिर मैं बैठ गई। उसके बाद मैं सबको देख रही, वो मेरी तरफ देख रहे, सब हंस रहे। तो फिर लास्ट में तो काफी अच्छा हुआ कि मतलब उन्होंने जो भी पूछा हंस के सब जवाब दिया। और जब मैं निकली तो मैं बहुत खुश थी, मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ी देर और बैठती हूँ वहीं पे। लेकिन वो सब आपस में बिजी हो गए। आपने शुक्र है कहा नहीं उनको, तो थोड़ी देर और इंटरव्यू ले लीजिए। सर स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा डर गई थी, क्योंकि दो बच्चे मेरे से पहले गए थे, वो लिख ही नहीं पाए थे ब्लैक बोर्ड पे। ओके, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं कर पाई, यही मुझसे गलती हो गई। बाकी मैंने सब सही किया और काफी वो लोग खुश थे और हम भी खुश थे। चलिए बहुत और अच्छा, सर ने मुझे ऑल चलिए द अच्छी बेस्ट बात भी है, बोला। वेरी गुड। आपसे जो क्वेश्चंस पुट अप तो किए ये कॉमर्स से पॉजिटिव रिलेटेड, वो रिस्पॉन्स। इजी थे क्या? सर मुझसे बस यही एनवीएस के बारे में पूछा, क्वालिटीज बताइए, और ये पूछा आप गेम्स खेलते हैं? तो हमने कहा सर आउटडोर गेम्स तो नहीं खेलती, बट इंडोर गेम्स खेलती हूँ। तो सर ने कहा कौन सा? हमने कहा सर चेस। तो कहते हैं कि बेटा आपको तो आउटडोर भी खेलना पड़ेगा। तो हमने कह दिया हाँ सर खेल लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, तो मैं इंग्लिश बोलते बोलते हिंदी में आ गई। तो मैम कहने लगी कि बेटा आप तो इंग्लिश बोलते बोलते हिंदी बोलने लगते हो, आपको केरला भेज दिया जाएगा तो आप क्या करोगे? तो ओके। हमने कहा मैम कोई बात नहीं, आई एम फेमिलियर विद इंग्लिश। फिर मैंने जो भी बोला इंग्लिश में बोला। मैम ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बेस्ट, वेरी गुड आवर। बहुत अच्छा गया, हाँ बढ़िया है। बहुत अच्छा। और आप बाकी बाहर उन्होंने मुझे ज्यादा टाइम नहीं दिया, इसीलिए थोड़ा सा डर लग रहा है सर। नहीं, कई बार शॉर्टेज उनके लेकिन पास अच्छा तो था जितना। अच्छा गया, गुड। मिस्टर तोलाराम इज हियर, ऑलरेडी डूइंग जॉब, एनबीएस जी फैकल्टी, सर। नया एनबीएस फैकल्टी। आप लोग तोलाराम जी से बेनिफिट ले सकते हैं, कोई क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। यस, स्पेशली आप कोई क्वेश्चन पुट अप करना चाहें इनसे, तोलाराम से। सर केवीएस के ऑब्जेक्टिव हम पढ़ चुके हैं, जहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं वहां पर कुछ लिमिटेशन भी होती हैं। केवीएस की कोई लिमिटेशन बताइए प्लीज, जो हम बता सके या। सर मैडम वैसे तो केवीएस से मैं हूँ नहीं ज्यादा, कुछ इतना वो नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि हाँ जी, केवीएस के जो भी होते हैं वो वही होते हैं जो कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं वही उनके स्टूडेंट होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हमारे एमएलए और एमपी होते हैं, उनके थ्रू वो नॉमिनेट किए जाते हैं वहां पर, उनके थ्रू मतलब हम कहें कि इनडायरेक्टली कि वो उनकी पावर से वहां पर उनके एडमिशन हो जाते हैं, ठीक है। बाकी केवीएस का जो ऑब्जेक्टिव है वो तो यही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं
उनको वो किसी भी टाइम पे उनका मतलब कभी भी ट्रांसफर हो, चाहे दिसंबर में हो, चाहे जनवरी में हो, चाहे मार्च में हो, उनको 1 प्लेस टू अनदर प्लेस में जाने में उनके बच्चों की जो एजुकेशन है उसमें उनको ज्यादा दिक्कत ना हो। क्योंकि सर ऐसे ये नॉर्मली ऐसे होता है कि जैसे ऑब्जेक्टिव में ही आ गया, पोस्टुलेट ही हो गया सर, ये तो आप कोई ऐसा आप ऐसे मत लिमिटेशन। बोलिए, आप बोलिए कि कोई केवीएस की वीकनेस बताइए। वीकनेस बताइए सर। एनीबडी एनीबडी, ऐसा नहीं है मिस्टर तोलाराम ही बताए, क्योंकि तोलाराम इज इन एनवीएस, यू नो वेरी वेल ऑल ऑफ यू। कोई भी बता सकता है, आप में से ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा सा कुछ वर्क करना चाहे, कुछ बताना चाहे। इवन प्रहलाद पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वो बता सकते हैं, कौशिक ट्राई कर सकते हैं, एनीबडी एनीबडी, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा है ना कि मैं ना किसी पब्लिक प्लेस में बैठा हूँ, हमारे अगल बगल बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो मैं बोलने में थोड़ा सा वो कर रहा हूँ इसलिए। ओके, नो प्रॉब्लम, बट क्वेश्चन इज गुड, डेफिनेटली वी Sir, शुड। what I think is, they won't ask for the weakness of the institute in which we are going to serve. मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई क्वेश्चन वो वीकनेस की टर्म्स में पूछेंगे. स्टिल वी कैन आंसर इट इन द फॉर्म ऑफ अ कंपैरिजन कि एनवीएस एंड केवीएस बोथ आर सेंट्रल ऑटोनॉमस बॉडीज दैट आर वर्किंग फॉर चिल्ड्रन और उनकी एजुकेशन के लिए. एनवीएस प्रोवाइड्स अ 24 hour contact of teacher and student, so that they can bring about a holistic development. They can cause economic, social, physical, जिस तरीके से भी development skills करना चाहे वो कर सकता है. But when it comes to KVS, तो टाइम की पाबंदी होने के कारण the school starts at 8 AM and ends up at 1 o'clock. तो थोड़ा सा इस चीज में मुझे एक वीकनेस लगती है, पर मुझे इसको लगता है कि हम इसको पॉजिटिवली भी, अगर हम चाहें, कम टाइम में भी इन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं. I think we should answer it in this manner. ओके, मैम जैसे वेबसाइट पे ऐसे दिया हुआ कि केवीएस की क्वालिटी हर जगह सेम नहीं है एजुकेशन की, कुछ हार्ड सेशन में मतलब डिफरेंस है एजुकेशन प्रोवाइड करवाने में. पर मैम गवर्नमेंट जो है वो अपने मेजर्स तो ले ही रही है उसको compete करने के. क्या उसकी वीकनेस उसकी वेबसाइट पर दे रखी है? मैम कमियों में एक दिखा रखी है लिमिटेशंस में. Okay, I don't know, but sorry, मैंने देखा नहीं. I'll see this today once. ओके, मोर एनी मोर क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन, हाँ जी हाँ जी, बोलिए, शाबाश। नेहा मैडम, मैंने अपनी लाइब्रेरी को अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, लेकिन किसी कारण से अगर लाइब्रेरी में आग लग जाती है तो उस स्थिति में एक जी. लाइब्रेरियन को क्या करना चाहिए? सर, सबसे पहला काम is the safety and security of the children. And if any one of them is sitting there, तो हमारा पहला मोटिव होगा हमें किसी तरीके से उसको इवैक्यूएट करवाना है. और यूजुअली क्या होता है, हमने थोड़ा सा इसके बारे में मैंने पढ़ा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर इसके लिए ड्रिल्स वगैरह भी स्कूल के अंदर करवाई जाती हैं. तो व्हाई नॉट कंडक्ट अ मॉक ड्रिल इन आर लाइब्रेरी. मैं उसके लिए पहले बच्चों को भी बता कर रखूंगा, खुद भी उसके डूज एंड डोंट्स के बारे में डिस्प्ले करके रखूंगा. एंड जब ऐसा कुछ इवेंट होता है तो सबसे पहले मेरे लिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द चिल्ड्रन है. आई विल वर्क टू इवैक्यूएट द लाइब्रेरी जितना मैं कर सकूंगा. बच्चों को बचाने की कोशिश सबसे पहले करूंगा. इसके अलावा सर 2-3 चीजें, शायद वो फायर बॉल्स आजकल आती हैं और जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, दोनों अलग अलग कंसेप्ट पे काम करते हैं. तो हम उसको मॉक ड्रिल के टाइम पे बच्चों को बता भी सकते हैं कि कैसे यूज करना है, क्या है. तो मतलब ड्यूरिंग ये बोल सकते हैं कि एज ए लाइब्रेरियन आई विल conduct lectures on these disaster management skills in libraries in every month. ऐसे भी करके कुछ बोल सकते हैं शायद, if I'm not wrong. नहीं मैम, आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही है. नेहा, she is also a science candidate. Her name Hello is, ma'am. और आज इनका फर्स्ट डे है, झुंझुनू से आई है. Okay, welcome ma'am. You are at the right place ma'am. नेहा मैम, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अपने को डेमो क्लास बनानी है तो कौन सा टॉपिक जी ज्यादा इफेक्टिव होगा? मैम, आप साइंस मतलब फिर आपका एमएससी किस में है? केमिस्ट्री में. केमिस्ट्री में. तो आप केमिस्ट्री वाला टॉपिक ही अडॉप्ट करना चाहेंगी? यस. अच्छा, तो बेटर तो यही रहेगा आप केमिस्ट्री के लिए जाएं, और आपको जो कंफर्टेबल लगता है वही उसके लिए. थोड़ा सा चैलेंजिंग टॉपिक भी हो जो कि आप बोर्ड के ऊपर प्रेजेंट बहुत अच्छा से कर सकें. दोनों चीजें मैटर करेंगी मैम. जो स्किल आप जिसके अंदर ज्यादा दिखा सके, डेमोन्स्ट्रेशन कुछ ऐसा करना है. हमारे पास एड्स नहीं है, वहां पे टीचिंग एड्स नहीं है, पर हमें अपने किसी भी तरीके से उसको इम्प्रेसिव बनाना है लेक्चर को. तो जैसे मेरे एक कंसेप्ट, मैं क्या सोचती हूँ कि जब मेरे पास एड्स नहीं होते पढ़ाने के लिए, तो स्टोरी टेलिंग
या कहीं ना कहीं कोई ऐसा पोयम से रिलेट करके कहीं से निकाल के, जैसे एक सिंपल सी बात है, हमारे टॉपिक होता है ना, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, तो हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार से एक आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी करवा दो, तो उससे भी कहीं ना कहीं हमें हर एक टॉपिक का एक टीचिंग एड के साथ कैसे पढ़ाना और विदाउट टीचिंग एड के साथ कैसे पढ़ाना है वो थोड़ा सर्च कर लीजिए, उसमें जो आपको सबसे अच्छा लगे उसी अकॉर्डिंग प्लान कीजिए। यस यस मैम। मैम एनईपी में 21st सेंचुरी स्किल के बारे में बताया गया है, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। मैम एनईपी 2020 जो है इट फोकसेस ऑन 21st सेंचुरी स्किल्स, जो कि इंफॉर्मेशन एज में आज अगर बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं तो उनको आगे के लिए बहुत इजी हो जाता है, या उनको बैलेंस करना इन द इंफॉर्मेशन एज जहां पर कंप्यूटर्स, डिजिटल लाइब्रेरीज, डिजिटल नॉलेज का ज्यादा महत्व दिया जाता है, तो उसके लिए जो स्किल्स को डेवलप करने की बात की गई है वो 3 पार्ट्स में कैटेगराइज्ड हैं। They are learning skills, there are literary skills and there are life skills. जो लर्निंग स्किल्स हैं उसके अंदर हमारे पास 4 C's की बात होती है, जो कि है कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, जिसको क्रिएटिव थिंकिंग भी बोलते हैं। अगर आप चाहेंगे तो आई कैन गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट ऑल दीज ऑल्सो। फिर इसके बाद आता है लिटरेसी स्किल्स, लिटरेरी स्किल्स, जिनके अंदर 3 चीजें आती हैं, IMT, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, media literacy, and T is for technology literacy. Then comes third वाला is life skills. मैम उसको फ्लिप्स नाम से जाना जाता है। फ्लिप्स is flexibility, L is leadership, I is initiative, P is productivity and S is social skills. मतलब कि हमें दोनों स्किल्स के बारे में एक ओवरऑल देखे तो इस चीज को सर ने, मनोज सर ने भी उस दिन एक्सप्लेन किया था कि एक्चुअल में ये हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स का कॉम्बिनेशन ही है जो बच्चे को तैयार करता है ताकि उसके अंदर कॉग्निटिव एबिलिटीज डेवलप हो, ही कैन थिंक बोथ, दिमाग से भी सोच सके, दिल से भी सोच सके, दोनों चीजों के बारे में काम कर सके और ओवरऑल उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, जो कि हमारी एनईपी 2020 का मेन एम भी है। तोलाराम जी, सर तोलाराम सर। मिस्टर तोलाराम, हाँ जी बोलिए। सर मैं ये पूछ रही हूँ 2020 का अपनी जो स्कूल में क्या चेंजमेंट दिख रहा है आपको स्कूल के अंदर? मिस्टर तोलाराम अनम्यूट है आपका? हाँ जी बोलिए, एक बार क्वेश्चन दोबारा बोल दो मैडम। सर मैं ये पूछ रही हूँ जो 2020 का चेंजमेंट है ये अपने स्कूल में किस प्रकार से दिख रहा है आपको? मिस्टर तोलाराम आपकी वॉइस नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है? जल्दी प्लीज चेक कीजिए। मिस्टर तोलाराम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। चलो वो विजय लक्ष्मी मैम से पूछते हैं। हाँ जी विजय मैडम, तोलाराम जी की आवाज नहीं आ रही इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, बोलिए। मैम ये पूछ रहे हैं जो 2020 एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई, सर लेकिन वो हाँ पूछे। में लागू हुई है उसका क्या चेंजमेंट देख रहे हैं अपन? मैम इसमें मैं थोड़ा अभी मुझे नहीं नॉलेज, अपने हम मैम से पूछ लीजिए, वो ज्यादा अच्छा मैम बता देंगे। मैं बता देती हूँ, एक्चुअली सर मैंने ये अच्छे से पढ़ा है तो मुझे थोड़ा है, मैं बता देती हूँ। हाँ अच्छा बता देंगे। एनईपी 2020 एक्चुअली जब हम स्कूल लेवल पे अप्लाई करने की सोचते हैं, अभी तो सिर्फ मैम ड्राफ्ट आया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो होगा वो अभी स्टार्ट होगा। उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस स्कूल को सफर करने पड़ रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो एनईपी 2020 जो है वो किस पे फोकस करती है, मदर टंग के अंदर टीचिंग के लिए। और मदर टंग में जब हम पढ़ाने की बात करते हैं तो मैं सपोज महाराष्ट्र में पोस्टेड हूँ, तो महाराष्ट्र की जो मदर टंग है वो मुझे आती नहीं है, तो दैट रिक्वायर्स, मुझे तो ये लगता है जहां तक कि वहां पे अभी क्या होगा कि टीचर का ट्रांसफर सबसे पहले जरूरी हो जाएगा एनईपी 2020 को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर ट्रांसफर नहीं जरूरी है तो कम से कम टीचर की ट्रेनिंग होनी चाहिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, सो दैट वी आर एबल टू टीच इन दैट मदर टंग। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये नजर आया मुझे। दूसरी बात क्या करते हैं कि टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, वी हैव टू फोकस ऑन द टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे क्लासरूम्स को स्मार्ट बनाना चाहिए और वो उस पर हमारे स्कूल में काम भी चल रहा है, हर स्कूल के अंदर अभी काम चल रहा है।
इसके लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का बहुत जरूरी है, और एनईपी 2020 का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड। जैसे पहले क्या होता था, एसएमसीज होती थी, स्कूल मैनेजमेंट कमिटी, वो किसके ऊपर फोकस करती है कि स्कूल का करिकुलम कैसा हो, कितने टीचर्स होने चाहिए, कितने बच्चे होने चाहिए, उनका अरेंजमेंट कैसे करना है, मिड डे मील के लिए जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है वो कैसे पहुंचानी है। पर अब इसके साथ साथ कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन किसके अंदर किया जा रहा है कि वहां से हम कुछ फंड्स कलेक्ट कर सकें। डायरेक्ट पैसा तो नहीं ले सकता है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, वी कैन टेक असेट्स, जैसे कि कोई डोनेट कर देता है स्मार्ट बोर्ड, कोई डोनेट कर देता है बेंचेस फॉर द चिल्ड्रन, तो हम उसके लिए तैयार रहें, तत्पर रहें, और प्रिंसिपल्स, टीचर्स सब एक आईपीआर, इंटरपर्सनल रिलेशन हेल्दी वन डेवलप करें, किसके साथ, कम्युनिटी के लोगों के साथ, ताकि वो भी आके हमारे स्कूल्स के अंदर कॉपरेट करें। फिर इसके अंदर थर्ड बात जो मुझे यहाँ तक लगती है, देयर विल बी अ प्रॉब्लम ऑफ फंडिंग ऑल्सो। देखो कि अगर हमें स्कूल के अंदर टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है तो हमें उसके लिए फंडिंग की जरूरत है, और वो फंडिंग कहाँ से होगी, कैसे होगी, उसका एक रोड मैप कहीं पर भी नहीं दिया गया एनईपी 2020 के अंदर। ये दिया गया है डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, ये दिया गया है कि ब्लेंडिंग लर्निंग होनी चाहिए, जहाँ पे आपके पास टीचर्स होंगे, ऑनलाइन रिसोर्सेज होंगे, दोनों से मिलकर पढ़ाया जाएगा। पर ऑनलाइन रिसोर्सेज लाने के लिए, इंटरनेट फैसिलिटीज लाने के लिए जो फंडिंग चाहिए वो स्कूल को कहाँ से मिलेगी, उसका कोई रोड मैप जो है वो क्लियर नहीं है। एंड स्कूल्स एट पर्सनल लेवल आर वर्किंग ऑन इट, पर गवर्नमेंट की तरफ से अभी जो रोड मैप आना अभी भी बाकी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट वेरी गुड। एनईपी। हाँ जी प्लीज। बहुत अच्छा मैम। नेहा मैम, यदि हम इंटरव्यू जी। देने जाते हैं जी सर। और वहाँ हमसे पूछा जाता है कि हर कार्य तो अब कंप्यूटराइज हो रहा है, हम लाइब्रेरियन के जी। लिए जा रहे हैं, तो वो लोग बोलेंगे कि हर डेटा आप कंप्यूटर में रख लें, तो क्या लाइब्रेरी कैटलॉग की आपको आवश्यकता है, प्रसूची पत्र यानी रजिस्टर की बात कर रहे हैं हम, हमसे ये पूछा सर जाता एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए कि सब कंप्यूटराइज्ड हो रहा है। है। सब कंप्यूटराइज हो रहा है, सारा बुक का डेटा है जो कि कंप्यूटर्स में ठीक है, रखा जा रहा है, ठीक है मैम। तो ठीक वो है, हमसे ठीक है। पूछ सकते हैं कि क्या हमें लाइब्रेरी कैटलॉग की आवश्यकता है, प्रसूची पत्र जिसे रजिस्टर कहा जाता है मैम। ओके ओके सर, एक्चुअली जहाँ तक मुझे ये क्वेश्चन समझ आता है वो ये हो सकता है कि ऑल्दो जब टीचर्स लाइब्रेरियंस का सिलेक्शन होता है तो द फर्स्ट वन थिंग इज दे शुड बी वेरी मच, क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी वाइज स्मार्ट होने चाहिए टीचर्स। ऐसे ही टीचर्स का अपॉइंटमेंट आज की डेट के अंदर हो रहा है। मुझे लगता है आप लोगों से भी सबसे ज्यादा प्रेफरेंस पहले यही पूछी जाएगी कि कंप्यूटर की नॉलेज कितनी कहाँ तक आप लोगों को है। खड़ी हो बनाओ उस पर। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हमें कंप्यूटराइज टीचर्स आर रिक्वायर्ड, पर कैटलॉग और ये सब बच्चों का एक इजी असेस होता है। ऑनलाइन सब कुछ हर जगह पे मिलेगा, पर एक लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमें पहले फिजिकली बैठने की आदत जो वहां पे बनाई जाती है। अ टीचर कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। फिजिकल चीजों को रिप्लेस कर पाना, सर जो हाथ से किया हुआ काम होता है, हमारे इंडिविजुअल हैबिट्स हैं, हाथ से किया हुआ काम हमें ज्यादा याद रहता है रादर देन द व्हाट वी लर्न और रीड एट द कंप्यूटर्स स्क्रीन्स। तो मुझे तो लगता है इस चीज को इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट, एनीबॉडी एल्स? नया मैम, जैसे मैं मैथ से हूँ तो मैं जब डेमो देती हूँ तो मैं हिंदी ज्यादा यूज करती हूँ क्योंकि मेरा हिंदी बैकग्राउंड है। तो जी इसमें जी मुझे कुछ हिंदी इंग्लिश इंक्लूड करने के लिए कुछ टिप्स दीजिए प्लीज। मैम, आप डेमो ऐसे ही तैयार कीजिए कि आपको इंग्लिश आती है, चाहे आपको लर्न करना पड़े, उसकी स्किल दिखाना भी नहीं है कि हमें नहीं आती, हमारा हिंदी बैकग्राउंड है, हमें नहीं दिखाना है, हम यही शो करें कि हमें आती है। डेमो तो एटलीस्ट हमारा ऐसा प्रिपेयर्ड हो कि उसमें लगे ही ना कि हम कौन से बैकग्राउंड से हैं, हमें इंग्लिश में ही देना है। व्हेन दे कम टू क्वेश्चंस, जब आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो धीरे धीरे आप इंग्लिश हिंदी टर्म्स यूज करो, उसको डिस्कस करो। पर जब वंस यू एंटर इन फॉर द फर्स्ट इम्प्रेशन ना मैम, उनको यही लगना चाहिए कि आप इंग्लिश जानते हो, क्योंकि एनवीएस केवीएस प्योरली इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, आपको मैम, पता ही है। मुझे तो खुद वो नहीं पता चलता। अब मैं याद किया हुआ तब भी एक्सप्लेन करने लगती हूँ तब ऑटोमेटिकली हिंदी हो जाता है। नहीं नहीं मैम, आपको इस पे ही काम करना है। अब आपको इस पे, अगर आपको ये अगर प्रॉब्लम लग रही है तो आप इस पे काम करो, एंड वहां पर ऐसा बिल्कुल भी पता मत लगने दो कि आपका मीडियम कौन सा, और एक्सेप्ट भी मत करो इस बात को कि मेरा हिंदी मीडियम है। हम अपने आप अपनी फ्लुएंसी आएगी चुप मैम, जाकर जब आप मत बोलो दोगे ना डेमो सर मैं हिंदी तो में, आएगी। ऐसा कम से कम मत बोलो। ओके हाँ, आने ही मत देना सामने इस बात को। कोई क्वेश्चन? हाँ जी।
लेकिन मैम वैसे अगर हिंदी और संस्कृत के कैंडिडेट हैं तो उनके लिए क्या रहेगा? मान लो उनको अंग्रेजी कम ही आती है और वो हिंदी सर से ऐसा या संस्कृत सर से उनके लिए भी जैसे मैं आपको बताऊं सर, मेरे सिस्टर इन लॉ हिंदी के थे और सर के यहाँ से ही उन्होंने प्रिपरेशन की थी पीटी क्लासेस से। एंड सर सिर्फ उन्होंने अपना इंट्रो जो था वो इंग्लिश में दिया, उसके बाद इंग्लिश के टर्म्स यूज करें जैसे हम कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं। आप लोग भी बहुत अच्छा यूज करते हैं, मैंने देखा आपके जब आप इंटरेक्ट करते हैं यहाँ पर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इंट्रो देना चाहेंगे, अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो दीजिए, अदरवाइज हिंदी वालों को उस बेस पे नहीं जज किया जाता है सर, हिंदी संस्कृत वालों को कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं। इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिए सर। मैम प्राइमरी लेवल पे केवीएस में अलग अलग मैम बैकग्राउंड के समस्या बच्चे ये आते है ना, हैं, तो उनका ये लैंग्वेज समस्या ये अलग है अलग कि होता है, तो फिर हम उन्हें कैसे पढ़ाएंगे उनके मदर टंग में? मतलब अलग मैम अलग। वही दिस इज एन इशू एक्चुअली मैम, हमें वहां पर जाकर सीखना पड़ेगा। बोलो कि सर आई नो अबाउट दिस, कि मुझे जहां पर भी जाना है आई एम ऑलवेज, मैं वो मदर टंग नहीं जानती उनकी, पर आई एम रेडी टू लर्न। अगर मेरे बच्चों को मुझे सेटिस्फाई करना है, मुझे मदर टंग में बोलना है, तो मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। एंड इट माइट टेक सम टाइम, 1 मंथ इट माइट टेक, और मैं इजीली इस चीज को जज भी कर लेती हूँ, मैं इस चीज को जल्दी से एक्सेप्ट भी कर लेती हूँ कि मैं नई जगह हूँ तो मुझे उनके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना आता है, पॉजिटिव दिखाना है पर वहाँ कि पे मैं कर लूँ। बच्चे तो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं ना, तो उनका लैंग्वेज भी तो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है ना। हो सकता है मैम, बट एक्चुअली क्या है, बच्चों को भी अडॉप्ट, सपोज मेरी गुड़िया है वो मैं नवोदया से हूँ, हम लोगों का हिंदी मदर टंग है, तो वो लोग एक्सेप्टेबल है। पर अगर सपोज ये मराठी बैकग्राउंड की होती है और मेरा उड़ीसा के अंदर ट्रांसफर है, तो अब बच्चे को भी कुछ एडजस्ट करना आना चाहिए। तो अ टीचर हैज टू बी बाइलिंगुअल, ठीक है, जो कॉमन ये वर्ड भी Some internet technical issue might be. Anybody else want to ask anything? Yes, Neha, continue. Your voice is not. Yes, now it's coming. आई थिंक हाँ मैम, वी कैन से दैट कि बाय एनईपी 2020 भी कहती है कि हमें बायलिंगुअल होना है, एग्जैक्टली मदर टंग में भी नहीं जाना है, मतलब मदर टंग में बोलना है और बायलिंगुअल दूसरी लैंग्वेज भी बोलनी है, जिसके लिए सारे मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन जिस लैंग्वेज को फॉलो करते हैं। तो अगर मैं उसमें कैपेबल हूँ तो आई विल फॉलो इट। अगर नहीं हो पा रही, मुझे लग रहा है कि मेरे बच्चे नहीं समझ पा रहे, तो सर मैं तैयार हूँ उसको सीखने के लिए भी, और मैं ऐसे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करती हूँ, एंड आई विल श्योरली कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। इस तरीके से बताओ, यू विल डू इट। Yes. मैम टीचिंग फिलोसफी क्या होती है? क्या सर? टीचिंग फिलोसफी। टीचिंग फिलोसफीज सर, एक्चुअली टीचिंग फिलोसफीज के अंदर हमारे पास आता है कंस्ट्रक्टिविज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म और कॉग्निटिविज्म, ये 4-5 बिहेवियरिज्म। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी